हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिलायबिलिटी के मॉडल की। रिलायबिलिटी जो होती है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में डिक्रीज करती है, जहाँ पर लैम्डा क्या होता है, उसका फेलियर का रेट होता है। तो अभी एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ा कि अगर अगर सीरीज सिस्टम रहता है, अगर अलग अलग कंपोनेंट का फेलियर रेट लैम्डा 1 है और लैम्डा 2 है, तो कंबाइंड सिस्टम का जो फेलियर रेट आएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का समेशन हो जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, MTBF पढ़ा था, MTTF पढ़ा था, MTTR पढ़ा था। इन सारे जो टर्म्स हैं इनका इंपॉर्टेंट यूज आएगा अभी कहाँ पे, सिस्टम की अवेलेबिलिटी या मेंटेनेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए। अगर हम लोग को सिस्टम का अवेलेबिलिटी डिसाइड करना होगा और मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे यूटिलाइज करेंगे। थोड़ी देर में समझ में आएगा कि अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और मेंटेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अच्छा देखिए, MTTF क्या होता था कि अगर कोई भी नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट होता था, अलग अलग कंपोनेंट से फेल हो गए, उनके सबके समेशन टाइम्स को हम लोगों ने ऐड कर लिया, नंबर ऑफ फेलियर से डिवाइड कर दिया, MTTF निकल गया। MTBF क्या होता था, अगर कोई प्रोडक्ट रिपेयरेबल है, एक बार में काम करना स्टार्ट किया, कुछ टाइम के बाद फेल किया, फिर रिपेयर किया, फिर काम किया, फिर फेल किया, फिर रिपेयर किया, फिर काम किया, तो रिपेयरेबल प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने MTBF निकाल लिया था। उसी तरीके से अगर रिपेयरेबल प्रोडक्ट था तो उसका बार बार जो रिपेयर टाइम्स आ रहा था उसको ऐड करके अगर हम लोग नंबर ऑफ रिपेयर से अगर डिवाइड कर दे रहे थे तो हम लोग को क्या निकल जा रहा था, MTTR निकल जा रहा था। इसके बाद अगर एक बात बताइए, हम लोगों ने एक चीज देखा था कि MTBF क्या होता है, MTTF प्लस MTTR के बराबर होता है। अब वहीं पे अगर किसी भी अगर मशीनरी की अगर बात करें, अगर हम लोग उसके रिपेयर से रिलेट करेंगे तो उसका रिपेयर से रिलेट करने के बाद वो आ जाएगा मेंटेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। और अगर वहीं पे अगर उसकी वर्किंग के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या बात आ जाएगा, अवेलेबिलिटी की बात आ जाएगी। तो यानी कि हम लोग क्या चाहते हैं, फेलियर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि फेलियर ना हो प्रोडक्ट का। अब आइए देखते हैं अवेलेबिलिटी के बारे में। अवेलेबिलिटी क्या होती है, तो अवेलेबिलिटी को बोलते क्या है कि अवेलेबिलिटी इज अ प्रोबेबिलिटी, अवेलेबिलिटी इज अ प्रोबेबिलिटी that a product or a system is its required function performing its required function for a given point of time। इसके अंदर ये देख लीजिए, for a given point of time used under given operating condition। कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रोबेबिलिटी है जो कि बताता है कि अगर एक मशीन अभी काम कर रहा है तो 2 साल के बाद वो कैसा काम कर रहा होगा, या 4 साल के बाद कैसा काम कर रहा होगा। तो अवेलेबिलिटी का सिंपल सा एक मतलब होता है कि एक वो प्रोबेबिलिटी होती है जो कि बताती है कि जैसे कि सपोज करिए कि मेरे पास मान लिया अगर एक पेन है, तो ये पेन जो है वो 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद, 4 सालों के बाद जो इसका काम है वो क्या है, वो अपना काम करेगा कि नहीं करेगा गिवन ऑपरेटिंग कंडीशंस के अंदर में, ठीक है ना, जो भी ऑपरेटिंग कंडीशन रहेंगी। अब अवेलेबिलिटी को डिफाइन करने का एक न्यूमेरिकल मेथड होता है, न्यूमेरिकल तरीका जिसमें उसको बोलते हैं अप टाइम डिवाइड बाई अप टाइम प्लस डाउन टाइम। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक मशीन है या कोई प्रोडक्ट है, वो 200 आवर्स तक वर्क किया और उसके बाद 30 आवर्स तक उसका क्या हो गया, ब्रेक डाउन, या 50 आवर्स ले लेते हैं, अगर उसका मान लीजिए 50 आवर्स तक ब्रेक डाउन हो गया तो उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, तो उसकी अवेलेबिलिटी जो हो जाएगी उस कंडीशन में वो हो जाएगी वर्किंग टाइम डिवाइड बाई टोटल टाइम। वर्किंग टाइम कितना है, 200 आवर्स का। टोटल टाइम का मतलब क्या हो गया, वर्किंग टाइम यानी कि अप टाइम प्लस डाउन टाइम। ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, ये वाला जो टाइम हो जाएगा वो डाउन टाइम हो जाएगा, जो ऊपर वाला टाइम था वो क्या था, अप टाइम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में 200 डिवाइडेड बाई 250, दैट मीन्स 0.8। तो अवेलेबिलिटी इस मशीन की कितनी आ गई, 80% आ गई, ठीक है। अब आइए देखते हैं अवेलेबिलिटी जो होता है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी रिलायबिलिटी पे भी डिपेंड करता है और मेंटेनेंस पे भी डिपेंड करता है, मेंटेनेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। यानी किसी भी प्रोडक्ट के अवेलेबल होने के लिए पहली चीज़ कि वो तो रिलायबल हो। रिलायबल होगा मतलब क्या हो, डिफेक्ट ना आए उसके अंदर, डिफेक्ट फ्री हो, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या हो कि वो मेंटेन उसको किया जा सके, ठीक है ना। तो मेंटेन, तो ये दोनों ही चीजें रहेंगी तभी तो आपकी मशीन अवेलेबल हो पाएगी। एक तो उसके अंदर आपने ऑलरेडी ऐसा कंस्ट्रक्ट करो, उसका कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा किया हम लोगों ने, उसका मैन्युफैक्चरिंग इतना अच्छा किया तो वो डिफेक्ट नहीं आया। और दूसरा चीज क्या किया हम लोगों ने, उसको मेंटेन अच्छे से किया। अगर ये दोनों काम अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा हमारे लिए। अब सपोज करिए कि मंडे को अगर हम लोगों ने देखा कि वर्किंग टाइम, अगर हम लोगों ने मंडे को देखा कि अगर किसी मशीन का
वर्किंग टाइम और ब्रेक टाइम डिनोट नोट करना चाहा, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हम लोगों ने काम किया। मंडे को वर्किंग टाइम 10 आवर्स का था और ब्रेक टाइम 2 आवर्स का था, और ट्यूसडे को 12 आवर्स का था और ब्रेक टाइम जो था वो 2 आवर्स का गेन आ गया। तो अगर हम लोगों को अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है और अवेलेबिलिटी निकालनी है, तो एक बात बताइए, फर्स्ट केस में अवेलेबिलिटी कितनी आ जाएगी, वर्किंग टाइम डिवाइड बाय वर्किंग टाइम प्लस ब्रेकिंग टाइम, दैट मीन्स 10/12। और इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, वर्किंग टाइम डिवाइडेड बाई वर्किंग टाइम प्लस ब्रेक टाइम, दैट मीन्स 12/14। अगर इन दोनों टाइम्स को हम लोग ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने डिजायर्ड अवेलेबिलिटी को पता लग जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अवेलेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को निकालते हैं, ये कैलकुलेट करके, जो एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने इसको समझा कि किस तरीके से हम लोग अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। अगर मंडे और ट्यूसडे का एक मशीन का अवेलेबिलिटी दिया हुआ था, सॉरी वर्किंग टाइम और ब्रेकिंग टाइम दिया हुआ था, तो हम लोगों ने क्या किया, अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए बात आती है कि फॉर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी का मतलब कितने टाइप के कितने फॉर्म के होते हैं अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी जो होती है वो बहुत टाइप की होती है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट वाली जो अवेलेबिलिटी है वो है इनहेरेंट अवेलेबिलिटी, यानी कि जो इनबिल्ट अवेलेबिलिटी है मशीन की। उसका मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ सिस्टम शैल ऑपरेट सेटिस्फैक्टोरली एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यूज अंडर कंडीशन विदाउट एनी प्रिवेंटिव एक्शन। विदाउट एनी प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब ये होता है, ये देखिएगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, विदाउट एनी प्रिवेंटिव एक्शन। इसका मतलब ये होता है कि दो अलग अलग गाड़ियां हैं, एक गाड़ी मान लीजिए कि आपकी जो कि ग्राउंड पे, जो कि मेन रोड से बहुत अच्छा काम कर रही है, और एक गाड़ी अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई सी भी गाड़ी ले, मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर अगर मान लो आप ले रहे हो, ठीक है, और एक साइड आप महिंद्रा की थार ले रहे हो, तो दोनों की दोनों बाइक्स जो होंगे, दोनों के दोनों ऑटोमोबाइल जो है वो मेन सड़क पे अच्छे से काम कर लेंगे। बट अगर आप हाई टेरेन पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिजायर की एफिशिएंसी वहां पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन थार क्या करेगा, ऑपरेट करता जाएगा। तो थार के बारे में ये बोला जाएगा, महिंद्रा थार जो गाड़ी है उसके बारे में ये बोला जाएगा कि फॉर थार इनहेरेंट अवेलेबिलिटी इज हाई। कहने का मतलब ये है कि वो हाई टेरेन पे जाएगा भी, वो पहाड़ों पर जाएगी भी गाड़ी, वहां पे जाने के भी उसके अंदर पंक्चर भी कम आएंगे, लीकेज भी कम आएगा, और वो गाड़ी वहां पे एनफ ऑपरेट करेगी। यानी कि जब उसको बनाया गया था तो उसको ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग में हम लोगों ने इनहेरेंट अवेलेबिलिटी पे काफी काम किया था, ठीक है। अब आइए इसको एक फॉर्मूले से भी डिनोट करते हैं, ए आई इज इक्वल टू एम टी बी एफ डिवाइडेड बाई एम टी बी एफ प्लस एम टी टी आर, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि क्योंकि विदाउट एनी प्रिवेंटिव एक्शन, और दूसरी बात है कि प्रोडक्ट हम लोग फेंक तो देंगे नहीं, तो नहीं फेंकेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिपेयरेबल प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर वो प्रोडक्ट रिपेयरेबल प्रोडक्ट है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एम टी बी एफ आएगा उसका, और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि अवेलेबिलिटी इज लिंक टू व्हाट, रिपेयर। तो एम टी बी एफ डिवाइडेड बाई एम टी बी एफ प्लस एम टी टी आर, एम टी बी एफ डिवाइडेड बाई एम टी बी एफ प्लस एम टी टी आर, ये हो जाएगा क्या हम लोग का, इनहेरेंट अवेलेबिलिटी। आइए चलिए अब नेक्स्ट टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, वो है ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी। ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है, इसको फॉर्मूला के थ्रू दिखाया जाता है कि जब वो ऑपरेट कर रहा हो, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम लोग मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है ना, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। पहले वाले के अंदर हम लोग क्या था कि कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ले रहे थे, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, हम मेंटेनेंस करेंगे, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एम टी बी एफ डिवाइडेड बाई एम टी बी एफ प्लस टी एस प्लस टी ए प्लस एम टी टी आर। एम टी बी एफ हमें पता है, एम टी बी एफ एम टी टी आर पता है, टी एस जो होता है वो मीन टाइम फॉर स्पेयर्स, और टी ए जो होता है मीन एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम। यानी कि ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी का मतलब ये है, अब ये महिंद्रा कार जो है वो ट्रेन पे गई है, और मान लीजिए कि इसका कोई स्पेयर पार्ट चला गया है, खराब हो गया, तो स्पेयर को लगाने में कितने टाइम लगा, उसको हम लोगों ने क्या बोला है, मीन टाइम फॉर स्पेयर। और मीन एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम का मतलब ये होता है कि जो भी हम लोगों ने अलग से अगर कोई सी इंजीनियर को बुलाया तो उसमें कितना टाइम लगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीन एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम बोलेंगे। अब जो थर्ड टाइप की अवेलेबिलिटी आती है
उसको हम लोग बोलते हैं यूज अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब यूज अवेलेबिलिटी क्या होता है, ये भी एक रेशियो होता है जिसमें कि बोलते हैं कि ऑपरेटिंग टाइम, यूज अवेलेबिलिटी जो होता है क्या होता है, ऑपरेशन टाइम, कितने टाइम तक कोई मशीन वर्क कर रहा है, फिर कितने टाइम तक वो ऑफ है। अगर 8 आवर शेड्यूल हम लोग लेते हैं, सपोज करिए कि अगर हम लोगों के पास 8 आवर्स है, अब 8 आवर्स में से 7 आवर मशीन ने काम किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेशन टाइम। 7 आवर्स हो गए हम लोग के ऑपरेशन टाइम, ओटी। अच्छा देखिए, 0.5 आवर्स का मतलब हम लोग लिख ले रहे हैं 30 मिनट जो है वो उसको ऑफ करके रखा गया, बहुत ज़्यादा हीट अप हो गया था, और 30 मिनट्स वो क्या था, ब्रेकडाउन था। तो उस कंडीशन में जो यूज अवेलेबिलिटी आएगी वो आएगी 7 प्लस हाफ कर लेते हैं यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाई ऑपरेशन टाइम अगेन 7 प्लस 0.5 प्लस 0.5, दैट मीन्स इक्वल्स टू 7.5 डिवाइडेड बाई 8। जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, उसको हम लोग परसेंटेज में डिनोट करेंगे और बोलेंगे कि इसकी यूज अवेलेबिलिटी इतने परसेंट है। तो 3 टाइप की अवेलेबिलिटी हम लोग को समझ में आ गई। पहली अवेलेबिलिटी जो थी वो कौन सी थी, इनहेरेंट अवेलेबिलिटी थी, जिसमें कि हम लोग क्या था, कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ले रहे थे। दूसरे टाइप की अवेलेबिलिटी जो थी वो कौन सी थी, ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी थी। दूसरे टाइप की अवेलेबिलिटी ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी थी, जिसके अंदर हम लोग स्पेयर पार्ट्स चेंज कर रहे थे और एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम को हम लोग टाइम दे रहे थे। जो थर्ड टाइप की अवेलेबिलिटी थी उसको हम लोग यूज अवेलेबिलिटी बोलते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डाउन टाइम को भी हम लोग कंसीडर करते हैं, इसके अंदर कि डाउन टाइम कंसीडर किया जाएगा। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट, मेंटेनेबिलिटी, जिसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि अवेलेबिलिटी क्या होती है। अवेलेबिलिटी एक प्रोबेबिलिटी होती है कि एक मशीन जो है वो एक गिवन टाइम तक अपना काम करता रहेगा। अब हम लोगों को पढ़ना है अबाउट मेंटेनेबिलिटी क्या होती है। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मेंटेनेबिलिटी जो होती है वो रिलेटेड किससे होती है, रिपेयर से रिलेटेड होती है। अगर किसी मशीन को आराम से अगर हम लोग रिपेयर कर सकते हैं तो उस मशीन की मेंटेनेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ फेल्ड कंपोनेंट, ध्यान दीजिएगा, दैट अ फेल्ड कंपोनेंट और अ सिस्टम विल बी रिपेयर्ड। फिर से कहाँ पे बात आ रही है, फेल्ड कंपोनेंट विल बी रिपेयर्ड टू अ स्पेसिफिक कंडीशन विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द मेंटेनेंस इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब प्रोसीजर। ठीक है, देखिए यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हुई है, यहाँ पे जो बात हुई है वो बात हुई है फेल्ड कंपोनेंट के रिपेयर के बारे में हम लोग बात किए हैं कि उसको रिपेयर कर लेंगे विद इन प्रेस्क्राइब टाइम में, जब मेंटेनेंस क्या हो, प्रॉपरली हम लोग दे सकें। ठीक है, जब हम लोग मेंटेनेंस जो होगा वो प्रॉपरली अगर हम प्रोवाइड करें तो उस जो डिवाइस है, कंपोनेंट है, प्रोडक्ट है, उसको दोबारा से आप वर्किंग कंडीशन में ले आ पाएँ। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटेनेबिलिटी। एक और चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या होता है, ये किससे रिलेटेड होता है, ये MTTR यानी कि मीन टाइम टू रिपेयर से इसका रिलेशन होता है। वो आप लोगों ने देखा था कि जब एक रिपेयरेबल प्रोडक्ट था उसका T1 T2 T3 T4 अलग अलग हम लोग रिपेयर टाइम्स होते हैं। तो सारे रिपेयर टाइम्स को ऐड करके नंबर ऑफ रिपेयर से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, MTTR निकल जाएगा। तो MTTR के टर्म्स में इसको हम लोग डिनोट करते हैं कि मेंटेनेबिलिटी जो होती है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई MTTR से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर MTTF की वैल्यू 230 आवर्स है, MTBF की वैल्यू 250 आवर्स है, तो हम लोग को पता है MTBF इज इक्वल्स टू MTTF प्लस MTTR। अब यहाँ से MTTR जो हो जाएगा हम लोग का वो MTBF 250 आवर्स का है माइनस 230 आवर्स, यानी कि कितने आवर्स हो जाएंगे टोटल, 20 आवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 20 आवर्स निकाल लिया MTTR। अब MI यानी कि मेंटेनेबिलिटी फॉर 15 आवर्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 15 आवर्स दिया गया है वो टाइम पीरियड दिया हुआ है, T दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 15/20, यानी कि 1 माइनस 0.47 समथिंग आएगा वैल्यू, यानी कि 0.53 आ जाएगा। यानी कि जो हमारी मेंटेनेबिलिटी परसेंटेज है कि वो गिवन ऑब्जेक्ट जो है उसको आप मेंटेन कर पाएँ, वो कितना हो जाएगा, 53% हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और बताइए, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जब डिस्कस किया था इनहेरेंट अवेलेबिलिटी के बारे में, अगर ये सेम डिवाइस रहता, फॉर सेम डिवाइस
अगर हम लोग इनहेरेंट अवेलेबिलिटी के बारे में अगर यहाँ पे बात करते हैं मान लीजिए, तो इनहेरेंट अवेलेबिलिटी क्या होता है, एम टी बी एफ डिवाइडेड बाई एम टी बी एफ प्लस एम टी टी आर। एम टी बी एफ था 250 आवर्स का, डिवाइड बाई 250 प्लस 20, तो 250 बाई 270 जो वैल्यू हो जाती, जो उसका परसेंटेज आता, वो क्या हो जाता हमारा इनहेरेंट अवेलेबिलिटी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेंटेनेबिलिटी हमको समझ में आ गया हम लोगों को कि मेंटेनेबिलिटी क्या होता है कि किसी भी डिवाइस को हम लोग रिपेयर कर सके गिवन टाइम के अंदर में। ठीक है, और कब, जबकि प्रॉपर मेंटेनेंस का प्रोग्राम वहाँ पे अप्लाई किया गया हो। अब उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मेंटेनेबिलिटी को डिफाइन करते हैं एमटीटीआर से, एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के ऊपर हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया ये जो फॉर्मूला था, तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा, मेंटेनेबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग को रिलायबिलिटी निकालना होता तो रिलायबिलिटी कैसे हम लोग निकाल लेते, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, दैट मीन्स ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई एम टी बी एफ। अगर हम लोग ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते तो क्या आ जाता, ई टू द पावर माइनस टी, टी का मतलब जो भी टाइम लिमिट था, अगर टाइम लिमिट मान लीजिए कि 200 आवर्स का था, एम टी बी एफ 250 आवर्स का था, तो ई टू द पावर माइनस 4/5 जो आता वैल्यू, वो हम लोग क्या ले लेते, वो हम लोग ले लेते रिलायबिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सारे डेटा अगर हमारे पास पता है तो हम लोग एम टी बी एफ, एम टी टी एफ, एम टी टी आर, इसके अलावा हम लोग साथ में अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, ये पांचों की पांचों चीज़ें हम लोग एक ही चीज़ के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या निकाल लिया हम लोगों ने इस प्रॉब्लम के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए हम लोगों ने निकाला एम टी बी एफ, एम टी टी एफ, एम टी टी आर, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी निकाल लिया था हम लोगों ने, अवेलेबिलिटी निकाल लिया, मेंटेनेबिलिटी निकाल लिया। यानी कि ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। तो मेन पैरामीटर्स हम लोग को समझ में आ गए। अब देख लीजिए बाथटब कर्व क्या होता है। एक बाथटब कर्व का कॉन्सेप्ट होता है रिलायबिलिटी के अंदर। इसका नाम बाथटब कर्व इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा बाथटब कर्व के शेप का दिखता है। इसके बारे में पहले जान लेते हैं ये होता क्या है, कि इस बाथटब कर्व को जो हम लोग प्लॉट करते हैं वो फेलियर रेट एंड टाइम के साथ में प्लॉट करते हैं, कि टाइम के साथ में फेलियर रेट का क्या होगा। अभी थोड़ी देर के अंदर समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ये क्या करता है, एक पूरे प्रोडक्ट के लाइफ टाइम के बारे में बताता है कि पूरा प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, ये पूरा प्रोडक्ट सैंपल, अभी समझ में आता है, थोड़ी देर में आ जाएगा ये। एक और चीज़ जो इसके अंदर नोट करने वाली बात है कि ये जो है वो फेलियर रेट किसी सिंगल कंपोनेंट का नहीं बताता है, बल्कि क्या करता है, पूरे के पूरे पॉपुलेशन का करता है। अभी ये ग्राफ हम लोग देखते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है। सबसे पहले फेलियर रेट जो है वो फेलियर रेट रहेगा इधर, फेलियर रेट ये रिवर्स डायरेक्शन में आता है, और रिलायबिलिटी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग जैसे कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया वो आपको समझना पड़ेगा। सपोज करिए आप ये 16 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। अब 16 अलग अलग कंपोनेंट में जो 3 कंपोनेंट जो पहली बार कंपनी ने बनाए थे वो 6 आवर्स में फेल कर गए, जो बचे हुए 12 आइटम्स थे वो 24 आवर्स में फेल किए, और केवल एक आइटम जो लास्ट में बचा था वो 38 आवर्स में फेल किया। यानी कि जो शुरू के 3 कंपोनेंट्स थे वो आप देख रहे हैं वो क्या हुआ, उसकी रिलायबिलिटी देखिए, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे ग्राफ शुरू हुआ था, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, शुरू में मैक्सिमम रहेगी। लेकिन शुरू में ही 3 कंपोनेंट फेल कर गए, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ग्राफ तेजी से डाउन जाएगा। एक बार जब ये ग्राफ तेजी से डाउन चला गया, इसके बाद जो बचे हुए कंपोनेंट, जो 12 कंपोनेंट जो कंपनी ने बनाए थे शुरू में, उसकी लाइफ आ गई थी 24 आवर्स की। तो इसका मतलब ये आया कि जो बचे हुए 12 कंपोनेंट थे वो क्या था, उन्हीं से हम लोग क्या करेंगे, यूजफुल लाइफ का प्रेडिक्शन करेंगे। क्योंकि 12 कंपोनेंट जो थे, 3 कंपोनेंट इसके अंदर आए, वो शुरू में ही फेल कर गए, तो इसलिए उनको हम लोगों ने क्या बोला कि इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गई उनकी, मतलब कि बहुत ही छोटे स्टेज में ही वो लोग क्या कर गए, उन सारे कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो गए। उसके बाद तो दोस्तों जो फेलियर रेट था वो हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ, शुरू में बहुत ज़्यादा था फेलियर रेट, लेकिन साथ में ही जब ज़ीरो टाइम था तो रिलायबिलिटी हम लोग को पता है कि जब टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो रिलायबिलिटी ऑलमोस्ट 100% रहती है। तो 3 कंपोनेंट जो थे वो शुरू के 0 to 6 आवर्स में ही फेल कर गए, तो बहुत ही तेज़ी से ड्रॉप हुआ रिलायबिलिटी। उसके बाद जो लाइफ था वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिला हम लोग को, और इस फेज में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। तो इस वाले फेज से हम लोग क्या करेंगे, यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एक कंपोनेंट जो था वो 24 आवर के पीरियड को भी एक्सीड कर गया, और वो कहाँ तक गया, 38 आवर्स तक गया।
तो 38 आवर्स का मतलब क्या हुआ कि देखिए इसके बाद क्या होगा कि रिलायबिलिटी इंक्रीज करेगी, बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जाने के बाद क्या होगा, रिलायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। रीजन क्या है, रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी, मतलब रिलायबिलिटी को हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो रिलायबिलिटी अगर हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, यानी कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम प्रोडक्ट डाइज, तो हम लोग को प्रोडक्ट का समझ में आ गया कि क्या टाइम के हिसाब से किस तरीके से फेलियर रेट चेंज होता है और किस तरीके से उसकी रिलायबिलिटी पे असर आता है। अब इन्हीं अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के बारे में देख लेते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होती है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी जो होती है उसको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज अर्ली फेलियर और डीबग स्टेज। डीबग स्टेज का मतलब ये होता है कि कोई व्हाट्सएप है, अगर मान लीजिए उसने अपना एक वर्जन निकाला, वो वर्जन आपने देखा और उस वर्जन में, जैसे कि व्हाट्सएप का कोई वर्जन आया, मान लीजिए फर्स्ट वर्जन आया, तो फर्स्ट वर्जन के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो प्रोडक्ट फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका अर्ली फेलियर हो गया, वो डीबग स्टेज को क्रॉस नहीं कर पाया। इसके बाद क्या होता है, फेलियर रेट जो होता है वो तेज़ी से डिक्रीज करता है टाइम के हिसाब से। अगर फेलियर रेट डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि अब प्रोडक्ट के अंदर क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी का मतलब क्या होगा, रिलायबिलिटी अब फिर से क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट होने लगेगी। इन द बिगिनिंग फेलियर रेट इज हाई बट लेटर रिड्यूसेस व्हेन अर्ली फेलियर्स आर रिमूव्ड। कहने का मतलब ये है कि शुरू के जो कंपोनेंट जो थे, वो 3 कंपोनेंट जो थे, वो जब फेल होकर के हम लोगों ने उनको रिमूव कर लिया, तो उसके बाद ही तो 12 कंपोनेंट आए थे ना। ये जो 12 कंपोनेंट जो स्टेबल कंपोनेंट थे वो कब आए थे, जबकि शुरू के 3 कंपोनेंट क्या हो गए, फेल हो गए थे, उसके बाद आए थे। इसके बाद आता है यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ होता है, ये मिडिल स्टेज होता है बाथ टब कर्व का। इसमें फेलियर रेट जो रहता है कांस्टेंट रहता है, यानी कि रिलायबिलिटी क्या रहेगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। अब रिलायबिलिटी अगर कांस्टेंट रहेगा तो एक और चीज़ देखने वाली बात है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज होता है रिलायबिलिटी प्रेडिक्शन का। क्यों, क्योंकि लगभग सारे कंपोनेंट्स का जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट सेम है, नियर अबाउट टू 24 आवर्स। तो 24 आवर्स का आसपास का हम लोग को टाइम है, उस टाइम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलायबिलिटी को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ऑल इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस टू इंक्रीज रिलायबिलिटी इज डन इन दिस फेज, यानी कि कंपोनेंट को हम लोग को अगर पैरेलल में लगाना है, वैल्यू इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, तो ये सारा चीज जो हम लोग करेंगे कौन से करेंगे, यूजफुल फेज के अंदर हम लोग करेंगे। वैल्यू इंजीनियरिंग बाद में आपको समझ में आएगा। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट फेज होता है इसका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियर आउट फेज होता है। अब वियर आउट फेज का मतलब क्या होता है, जो लास्ट वाला स्टेज होता है जिसमें कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट सरवाइव कर पा रहा था। तो बात क्या है कि 3 + 12 तो ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। अब एक प्रोडक्ट हो सकता है कि उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, बट क्या होगा, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम एवरी प्रोडक्ट डाइज। इसलिए क्या हो जाएगा, इन दिस फेज ऑल्सो प्रोडक्ट विल नॉट सर्वाइव, है ना। तो क्या कर जाएगा, वो वियर आउट फेज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ बाथ टब कर्व, हम लोगों ने देख लिया। इस स्टेज में क्या होता है, फेलियर रेट पहले शुरू होता है इंक्रीज होना। क्यों, क्योंकि अब क्या हो रहा है, उसका एज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर इस स्टेज में अगर प्रॉपर मेंटेनेंस अगर हम लोग दें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर रिलायबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। बट इन द एंड फिर भी क्या होगा, उसका एज तो बढ़ ही रहा है ना। और अगर उसका एज बढ़ रहा है तो एक किसी टाइम पे आप कितना मेंटेनेंस दे ले, प्रोडक्ट की लाइफ तो खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी प्रोडक्ट अगर है, हम लोगों ने क्या देखा कि अगर अगर पूरे बॉक्स के अंदर, जैसे कि बॉक्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट थे, तो 3 कंपोनेंट जो थे वो इनिशियली क्या हुआ था कि 6 आवर्स में फेल कर गए। 3 कंपोनेंट का मतलब पहला कंपोनेंट हो सकता है कि 1 आवर में ही फेल कर गया हो, सेकंड कंपोनेंट सेकंड आवर में फेल किया, थर्ड कंपोनेंट जो था वो हो सकता है 6 आवर तक पहुंचा। तो इन तीनों को मिला करके हम लोगों ने एक फेज बना लिया, जिसको हम लोगों ने बोल दिया इन्फेंट मोर्टेलिटी फेज, ठीक है। सिमिलरली 12 जो अलग प्रोडक्ट्स थे, उनमें से हो सकता है कि 4-5 प्रोडक्ट्स जो थे
उनकी लाइफ हम लोग को मिल जाए 21 आवर्स तक। उसके बाद प्रोडक्ट 6, 7 से लेकर के 12 तक की जो लाइफ आ जाए वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स आ जाए। तो यहां से हम लोग को इस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे कि यूजफुल लाइफ फेज हो गया। और जो लास्ट में एक आध प्रोडक्ट्स बचे जो कि इस लाइफ को एक्सीड कर गए वो क्या कहलाएंगे, वियर आउट फेज करेंगे। बट एक चीज तो हमको फिर भी पता है क्या, कि एट द एंड जो होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फेल कर जाएगा। यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि कंसीडर द फॉलोइंग फेजेस which of the following is which of the following phase will be a part of reliability prediction। अगर ऑप्शंस आपके सामने अगर मान लीजिए दे दिया जाए, ए वियर आउट, बी यूजफुल लाइफ, सी अगर हम लोग को मिल जाए इन्फेंट मोर्टेलिटी, अगर सी हम लोग को इन्फेंट मोर्टेलिटी मिल जाए, और डी अगर लिख दे ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग को पता है कि ये चारों फेजेस जो हैं वो एक पार्ट है बाटअप कर्व का। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि रिलायबिलिटी प्रिडिक्शन में कौन सा हेल्प करेगा हम लोग को। तो रिलायबिलिटी प्रिडिक्शन में हम लोग को कौन सा हेल्प करता है, रिलायबिलिटी प्रिडिक्शन इज डन ओनली इन यूजफुल लाइफ फेज। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ फेज का मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा, अभी ये रिलायबिलिटी का टॉपिक हम लोगों का फिनिश हो गया। रिलायबिलिटी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सीरीज का क्या होता है, सीरीज कनेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ा पैरेलल कनेक्शन, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, MTTF, MTBF, MTTR, इन तीन नौ चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अवेलेबिलिटी, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेंटेनेबिलिटी, और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक अभी हम लोगों ने कवर किया था उसको हम लोगों ने क्या बोला, बाटअप कर्व। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलायबिलिटी प्रिडिक्शन के बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे वो एक्सेप्टेंस सैंपलिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।